उत्तरकाशी के धराली में हुई त्रासदी के 28 घंटे से अधिक हो चुके हैं। 5 मौत और 50 लापता से आगे खबर नहीं बढ़ी। 190 लोग बचाए गए हैं, लेकिन सीमित संसाधनों से रेस्क्यू ऑपरेशन वही जवान चला पा रहे हैं जो धराली में मौजूद है। बाहर से भेजी गई मदद धराली नहीं पहुंच पा रही क्योंकि रास्ते बंद हैं। मुख्यमंत्री धामी धराली से लौट चुके हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने भी बीजेपी सांसदों से रिपोर्ट ली है। धराली का क्या होगा या क्या हो पाएगा, यह कहना फिलहाल काफी मुश्किल है। लेकिन धराली की त्रासदी ने 12 साल पहले केदारनाथ की विभीषिका की याद दिला दी। इन 13 वर्षों में केंद्र ने तमाम उपाय किए। लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम बनाया, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बनाया, ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के साथ मिलकर प्रोटोटाइप लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनाया। 150 करोड़ रुपए का बजट देकर नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम चालू किया गया। सचेत जैसे इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम पर आधारित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बनाए गए। देश के 6 राज्यों के 18 जिलों में लैंडस्लाइड फोरकास्ट बुलेटिन शुरू की गई है। लेकिन इन तमाम उपायों के बावजूद उत्तरकाशी के धराली में क्या हुआ? दिन दहाड़े खीरगाद नाले से आए फ्लैश फ्लड ने सिर्फ 34 सेकंड 1000 की आबादी वाले धराली गांव को समतल धरातल में बदल दिया। हमारी सारी व्यवस्था, सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण हिमालयन रीजन में इकोलॉजिकल गड़बड़ होने के आरोप लगातार लगते रहे हैं, उसकी हालत यह है कि हादसे के 28 घंटे बाद भी वहां सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों है? धराली का हादसा कई सवाल पूछता है और कई संवैधानिक सावधानियां दरअसल बरतने के संकेत भी देता है। और ये संकेत कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या ये संकेत बरते नहीं जा रहे? बहुत ही ज़्यादा भी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा है। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी दोबारा अरे हम तो इधर ही हैं हर्षमुखपुरा की तरफ। ये तो आई रहा लगातार है। हाँ सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा है। वो देखो वो अरे भाग देखिए ना, ये सड़क पूरी सड़क के ऊपर इतना ऊंचा मलबा पहुंच गया है। ये सड़क, ये मलबा, ये देखिए कहाँ जाए इसमें। ये तो स्लज है पूरा, इसमें भी जाएंगे डूब जाएंगे पूरा। देखिए ना, नदी का कोर्स ही उधर चला गया सर। नदी का कोर्स ही किनारे चला गया पूरा। व्हाइट पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल्डर है वो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होने हैं। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब। यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब। तुरंत जो भी जिसका भी गांव के या इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। टूट के बाहर आ तो गई आर्मी वालों का, टूट के बाहर आ जाइए। सीधा ऊपर आ गया।
ये भयानक त्रासदी उत्तराखंड में आई है। यहाँ देहरादून है, यहाँ केदारनाथ है, यहाँ बद्रीनाथ है, यहाँ गंगोत्री है और इससे 18 किलोमीटर दूर यहाँ धराली में ये आपदा आई। धराली में विनाश के बाद की खामोशी है। सेना और आईटीबीपी के जवान राहत बचाव काम में जुटे हुए हैं। मलबा था है, व्यवस्था नाम मात्र की। राहत बचाव पहुंचाने वाली सड़कें जगह जगह से बंद है। उत्तरकाशी से धराली के बीच 3 जगह सड़क तबाह है। राहत बचाव टीम पैदल आगे भेजी जा रही है और दिल्ली में 4 बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी नुकसान का आकलन कर रहे हैं तो धराली के आसमान से जमीन तक सीएम धामी। धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी घायलों को भी जो है वहाँ से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहाँ एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन धराली में कम से कम 3 दर्जन इमारतें करीब 20 से 30 फीट मलबे के नीचे दब गई हैं। 150 लोग बचाए गए हैं, लेकिन 50 लापता भी हैं। मंदिर, बाजार, गांव सब मलबे के नीचे हैं। उधर हर्षिल में सेना के 11 जवान लापता हैं। जगह जगह सड़कें, पुल, पुलिया, रास्ते सब तबाह हैं। गंगा नानी को गंगोत्री और हर्षिल से जोड़ने वाला वैली पुल भी बह गया है। धराली में खीरगाद नाले से भागीरथी तक इंपैक्ट जोन में करीब 13.5 एकड़ का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया है, जिसमें 3 दर्जन इमारतें या तो बह गई या मलबे में दब गई, बाकी टूट फूट कर बची रह गई हैं। ऐसी तबाही देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि क्या 5 अगस्त को धराली में बादल ही फटा था। नहीं चल रही, हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। धराली में जब सैलाब आया तो 35 सेकंड में सत्यानाश कर गया। तस्वीरें देखकर जानकार हैरान थे कि ये बादल फटने जैसी सूरत तो नहीं लगती, क्योंकि घटना स्थल की टोपोग्राफी देखिए। ये 14,000 फीट की हिमालय की चोटी है जहां से सैलाब आता दिखा। वो 12,600 फीट की ऊंचाई है। वहां से सैलाब इस रास्ते से होते हुए करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धराली गांव से टकराया है। इन तथ्यों और तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिकों को आशंका है कि धराली में बादल नहीं बल्कि कोई अस्थायी झील या ग्लेशियर झील फटने की आशंका लगती है, क्योंकि एक तो बादल फटने के लिए 1 घंटे में 100 मिलीमीटर जैसी बारिश चाहिए होती है। आईएमडी बोलता है कि धराली के ऊपरी इलाके में 4 से 5 अगस्त को कुल 10 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दूसरे अमूमन 14,000 फीट पर बादल फटने की घटनाएं होती नहीं। तो क्या धराली में आई आपदा बारिश के जमा हो रहे पानी से बनी झील के टूटने से हुई या ग्लेशियर झील के टूटने से? इसकी अभी तक पुष्टि होना बाकी है। वैसे तथ्य हैं कि उत्तराखंड में 1260 ग्लेशियर लेक्स यानी झीलें मौजूद हैं। इनमें कई झीलों को हाई रिस्क झील घोषित किया जा चुका है। एनडीएमए ने ए लेवल यानी उच्च स्तर के खतरे वाली ऐसी 13 झीलों की पहचान की है जो कभी भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड यानी ग्लोफ की तबाही का कारण बन सकते हैं। ऐसे में धराली के हादसे के बाद सवाल तो यही है कि क्या ग्लेशियर लेक टूटने से आई बाढ़ की सबसे भीषण तबाही जो 2013 में केदारनाथ ने झेली थी, उसके बाद खतरों के पूर्वानुमान, सावधानियां और बचाव को लेकर सिस्टम इतना भी विकसित नहीं हो सका कि धराली जैसी घटना को रोका जा सके? उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पहला सवाल, क्या धराली को इस प्राकृतिक आपदा के नुकसान से बचाया जा सकता था? क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटी तो है, लेकिन जिस तरीके का नुकसान देखा जा रहा है, क्या उसे कम किया जा सकता था, रोका जा सकता? दूसरा सवाल, धराली की त्रासदी हिमालयन रीजन में बढ़ते असंतुलन की चेतावनी है और ये चेतावनी कई बार दी गई है और एक बार फिर इस तरीके से चेतावनी दी है। जिस तरीके के दृश्य कल टेलीविजन स्क्रीन पर देखे गए वो काफी भयावह इस तरीके के दृश्य है और वहां पर लोगों की जाने की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए ये बढ़ते संतुलन की चेतावनी है क्या? ये भी एक हमारा दूसरा सवाल रहेगा। और तीसरा अहम सवाल, क्या पहाड़ों में विकास योजनाओं के नाम पर इकोलॉजी से अंधाधुंध छेड़खानी हो रही है?
बिना संतुलन के विकास कार्यों के काम वहां पर हो रहे हैं, फिर वो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो। ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक बचाव कार्य अभी भी चल रहा है और अभी तक इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है कि आखिरकार कितने लोग फंसे हो सकते हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, हराली से इस वक्त आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मदद कार्य वहां पर चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बचाव कार्य करने के लिए, मदद करने के लिए क्या वहां पर जो जरूरत है वो लोग वहां पर पहुंच पा रहे हैं? एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग भी है, आर्मी के लोग भी उसमें शामिल है, वो वहां पर पहुंच पा रहे हैं? और क्या कुछ आंकड़ा स्पष्ट हो पाया है कि कितने लोग वहां पर फंसे हुए हो सकते हैं? आशुतोष। साहिल, परिस्थितियां बेहद निराशाजनक है। वो इसलिए क्योंकि एक तो सुबह मौसम की चुनौती थी। पिछले 2 घंटों से अब जब मौसम खुला है, मेरे पीछे इन वादियों में आप देख रहे हैं कि अब लगता है कि ये कितनी खूबसूरत वादियां, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि 24 घंटे पहले यहाँ तबाही थी। और इन्हीं पहाड़ों के बीच से जो निकल के आपको सफेद झरने दिख रहे हैं, दरअसल ये ऐसे ही पहाड़ों पर तेज बारिश के चलते सैलाब आया है। कहीं क्लाउड बर्स्ट जैसी बातें भी कही जा रही है कि जिन इलाकों में चाहे सुखी टॉप हो या दूसरे उन इलाकों में, कि कहीं पर कोई वाटर बॉडीज थी जहां पर, और उसमें उसके बाद पानी जमा हुआ, अचानक से फ्लैश फ्लड आया और उसके साथ सब कुछ नीचे आया। तो कॉज ऑफ ये जो डिवेस्टेशन हो बाद में पता चलेगा। मुश्किल दरअसल ये है कि इस भटवारी में जहां पर हूं ये रास्ते कट गए हैं। पूरी कोशिश की गई सुबह 6-8 बजे से, लेकिन रास्ता अभी तक खुल नहीं पाया। यहां तक कि अभी से थोड़ी देर पहले मैं उस आखिरी पड़ाव पर भी पहुंच के आ गया जहां पर एक बड़ा सीमेंट का पुल, आप सोचिए कंक्रीट का पुल जिस पर ट्रक आते जाते हैं, वो पूरा का पूरा पुल ऊपर से एक फ्लैश फ्लड के साथ इतना बड़ा बोल्डर आया कि उस पुल को तोड़ करके अपने साथ लेके चला गया। चारों ओर से मलबा बिखरा हुआ था। तो एक बात तो यह तय है कि फिलहाल इस इकलौते मार्ग पर जो स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है, यहां से धराली या हर्षिल पहुंचना अब असंभव है, नहीं जा सकते। इसलिए मैं जहां पहाड़ की जो चोटी पर खड़ा हूं, यहां ऊंचाई से हर 3 से 4 मिनट पर मैं हेलीकॉप्टर देख रहा हूं। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था की गई है, जो अब एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और उन तमाम एजेंसियों के लोगों को 3-3, 4-4 करके लगातार फेरी कर रहे हैं। जिसमें मैं खड़ा हूं, लगातार मैं हेलीकॉप्टर की गूंज सुन पा रहा हूं। अब दरअसल सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप मैन पावर पहुंचा देंगे, वहां 130 लोग हैं, वो इलाका कई स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, वहां पर होटल थे, दुकान थे, माना जा रहा है कि वहां पर फेस्टिवल भी चल रहा था, लोग बड़ी संख्या में थे, स्थानीय भी थे। तो अब वो कैजुअलिटी कितनी होगी वो तब पता चलेगा जब पर्याप्त संख्या में बल वहां पहुंच जाए। जो लोग वहां थे उन्होंने छतों पर लोगों को देखा, हाथ हिलाते, उन्हें सबसे पहले किनारे किया। मुख्यमंत्री गए, हर्षिल में लोगों से मुलाकात की, लेकिन धराली में जो लोग थे उनका तो अभी कोई अता पता नहीं है। जिस गंगवानी पुल के पास मैं गया, वहां कम से कम 60 से 70 लोग मुझे मिले, वो पुल पार करके उस पार जाना चाहते हैं। आशुतोष, बीच में इतना बड़ा नाला अगर वो ये जो पूरा टेरेन है, ये जो पूरा टेरेन है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। और 2 फ्लैश फ्लड्स की बात की गई थी, एक सुखी टॉप और धराली विलेज के पास में। यहाँ पर ये 2 जगह पे ये हुआ था और हर्षिल करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है। सबसे नजदीकी धराली से अगर कोई शहर है तो वो हर्षिल वहां पर बताया जा रहा है। कितना समय आपको लगा वहां पर पहुंचने के लिए? क्योंकि अब वहां पर सड़कें बनाई जा रही है, बाकी सारी चीजें चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये आपदा हुई है उसके बाद कितना समय लगा आपको वहां पर पहुंचने के लिए? आप ये समझिए कि आमतौर पर जो रास्ता 7 से 8 घंटे का हो सकता था, रात को जब हमने चढ़ाई शुरू की नरेंद्र नगर के ऊपर, तो चंबा टिहरी होते हुए आगे चिन्यालीस, और ये पूरे रास्ते में सिर्फ लैंडस्लाइड थे। कई ऐसी जगहों पर लगा कि पहाड़ हम जा रहे हैं, कहीं पर जब गाड़ी चलती है उस पर कहीं वाइब्रेशन से और मलबा ना गिर जाए। एक तो बारिश हो रही थी, पहला जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें जो कच्चा मलबा, उसमें बारिश की पानी जब और जाएगा तो उसे लूज कर देता है, तो गाड़ी भारी अगर जाती है वाइब्रेशन से और गिर जाता है। वहां से बच के निकले तो इसी जहां पर शहर पर है उसमें एक पहला हिस्सा हमने देखा, हमने सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाई कि पूरी की पूरी सड़क दरक गई थी। रात को 2:30 बजे उस सड़क पर हम बैठे रहे, जाहिर था वहां नहीं पहुंच पाते। इस सड़क के रास्ते, इस पहाड़ की ऊंची चोटी से दूसरे हिस्से में पहुंचे, वहां भी सड़क धसी है। 8-9 घंटे ऑपरेशन चला, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खुल पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं, सड़क मार्ग से फिलहाल राहत बचाव कार्य फिलहाल असंभव होता दिखाई दे रहा है मुझे। सबसे बड़ी बात, आशुतोष अभी भी धराली नहीं पहुंच पाए। कल रात से वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जहां पर वो है वहां से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क मार्ग से वहां पर पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। ये बात साफ शब्दों में वहां पर कह रहे हैं। आशुतोष, शुक्रिया आपका कि आप वहां की जानकारी हमें दे रहे हैं और जिस तरीके से बचाव कार्य वहां पर चल रहा है उसकी दिक्कतें भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर सड़क मार्ग से आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो आप हवाई यात्रा कितनी भी करें
वहां पर बचाव कार्य करना काफी मुश्किल है। धराली में दरअसल कितना नुकसान हुआ है उसका स्पेसिफिक आंकड़ा भी अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं आ पाया। जो जानकारी फिलहाल हमारे पास है उसके मुताबिक 20 वहां पर होटल्स थे और कुछ गेस्ट हाउसेस भी है। हो सकता है कि पूरी तरीके से वो खत्म हो गए होंगे, सबमर्ज हो गए होंगे, जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर देख रहे हैं। डॉक्टर डीपी डोभाल, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि पहले जब यह खबर आई तब यह पता चला, यह कहा गया कि हो सकता है कि यह फ्लैश फ्लड होगा या फिर क्लाउड बर्स्ट होगा। यह हुआ क्या है? क्या इसकी कोई जानकारी स्पेसिफिक मिल पाई है और इसको रोका जा सकता है? यह तो बात की बात हो गई, लेकिन दरअसल हुआ क्या है, किस तरीके से यह घटना हुई? देखो, जैसे इसकी रिपोर्टिंग देखी और हमने जो इसके पिक्चर देखे, इससे क्लियर है कि इसमें एक बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड कैसे आया, ये दूसरी चीज है। कहा जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ या इससे हुआ क्या है, तो मैं समझता हूँ क्लाउड बर्स्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनती है। जो एरिया है, धराली वाला एरिया है, हर्षल वाला एरिया है, वो लगभग 9,000 फीट पर है। और 9,000 फीट से ऊपर जो है मोस्टली जो हमारा टेरेन कंडीशन होती है वो ग्लेशिएटेड होती है। आप हिमालय के किसी कोने पर चले जाओ, 9,000 के ऊपर जो भी एरिया है वो पुराने ग्लेशियर डिपोजिट पे बसे हुए हैं। तो जैसे आप जो ये वैली है, ये वैली लगभग जो है करीब 7 किलोमीटर के लगभग है अब तो ग्लेशियर मारता है, जहाँ पर 2 ग्लेशियर्स हैं। वो अन्य ग्लेशियर है पर ग्लेशियर छोटे हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, मैं इसको दो साइड से देखता हूँ, और उससे जो हो सकता है कि कोई डोभाल से शायद हमारा संपर्क थोड़ा सा टूट गया है। हाँ, टेम्परेरी। हाँ जी, डोभाल साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो जरा आप ठीक से बताइए, आपका संपर्क बीच में टूट गया था, बोलिए। हाँ, तो क्या है कि मैं इसमें दो पॉइंट में आपको आपके अटेंडेंस करना चाहूंगा, क्योंकि जो ये घटना हुई है, ये मुझे लगता है अभी तो इसका कोई पूरा ब्यौरा हमारे पास है नहीं, कोई ना कोई फोटोग्राफ है, क्या हुआ क्या करके, ऊपर की स्थिति क्या है क्या करके। ठीक है, प्रोफेसर वाईपी सुनरियाल, जिस तरीके से डॉक्टर डोभाल कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट वहां पर नजर नहीं आता है, तो जो हम फ्लैश फ्लड देख रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यह पहली बार इस तरीके से फ्लड नहीं देखे गए। इससे पहले भी कई बार यह चेतावनी दी गई थी कि इस तरीके के फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, खास करके ग्लेशियर्स का पिघलना और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में यहां पर इस तरीके की घटनाएं कई बार चेतावनी दी गई थी। अगर फ्लैश फ्लड जैसा क्लाउड बर्स्ट जैसा बहुत ज्यादा बारिश नहीं भी हुई है, उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें देखना ये क्या दिखाता है? क्या वजह हो सकती है इसकी? जी, मैं अभी जो डोभाल साहब ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। और कल तक चूंकि रेनफॉल का डाटा अवेलेबल नहीं था, अभी आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था और मैंने सवेरे भी एक चैनल में बोला कि जो हर्सिल में रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है 10-15 मिलीमीटर रेनफॉल था। अब सवाल ये है कि ये जो है ये स्नो रॉक एवलांच लगता है, और इसका शुरुआती वीडियो जो लोकल लोगों ने वायरल किया था, आपने भी देखा होगा, ये ठीक वैसे ही था जैसे कि 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा में हुआ था। अब सवाल ये है कि ऋषिगंगा में जो है बहुत बड़ा चंग टूट के गिरा था, उसने एक छोटी सी स्ट्रीम रौंथी को ब्लॉक कर दिया था। ये सब कुछ कब हुआ ये पता आज तक भी कोई नहीं चला पाया। हम टेक्नोलॉजी में कितनी भी एडवांस की बात कर लें, अब कल धराली में हुआ, आज तक हम ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा अवेलेबल है, उसके माध्यम से अभी तक ये पता नहीं चल पाया हम लोगों को कि ये क्लाउड बर्स्ट था, जो कि सारा चैनल पे जो क्लाउड बर्स्ट की बात चल रही है। लेकिन मेरा मानना ये है, मैं बिल्कुल डोभाल साहब के साथ एग्री करूंगा। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ स्लोपिंग फेस है। अक्सर जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं साउथ वेस्ट मानसून से होते हैं, साउथ फेसिंग स्लोप पे ज्यादा होते हैं। तो इस इतनी हाइट पे क्लाउड बर्स्ट, और जिस तरह से मलबा आ रहा है और फिर धीरे धीरे दोबारा भी मलबा अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर कोई जो है छोटा एक लेक सी बनी होगी, उसके बाद वो ब्लास्ट हुई है और उससे जो है ये सारा नुकसान हुआ है, पहली बात। दूसरी बात सबसे बड़ी जो है, जो धराली में जो नुकसान हुआ है, आप देखिए कि अनसेफ साइट्स, ये बिल्कुल अगर आप रिवर बेड पे जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, होटल बनाएंगे, होम स्टे बनाएंगे, वहां पे लोग रहने लगेंगे, तो उसकी स्थिति ऐसी होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सारे जगहों को चिन्हित किया जाना चाहिए। ये इस समय जो है बड़ा
पूर्ण समय आया है उत्तराखंड के सामने, और जो लोग इससे पीड़ित हैं इस समय बचाव और राहत का काम जो है सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। प्रोफेसर साहब, जो आप बात कह रहे हैं ना कि नदी किनारों पर अगर आप बिल्डिंगे बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको उसी तरीके से देखने मिलेंगी। ये पहली बार कहा नहीं जा रहा है। इससे पहले भी जब केदारनाथ में बड़ी घटना हुई थी, 5000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे, तब भी यही बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही तो सवाल उठता है यहाँ पर। 7000 आंकड़ा सरकारी था, लेकिन मैं अब वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उस समय भी देखिए ऐसा है, केदारनाथ के हमारे पास आज भी तस्वीरें हैं। डॉक्टर डोभाल ने तो वहां पे कई वर्षों तक काम किया है। लोगों ने क्या किया कि सरस्वती नदी जो है वो मंदिर के बाईं तरफ से बहती थी और मंदाकिनी जो है दाएं तरफ से बहती थी। लोगों ने सरस्वती का रास्ता एक दीवार बना करके रोक दिया और उस पे जो है होटल और लॉज बना दिए। 2013 में जब सरस्वती रिवर ने अपना कोर्स ऑक्युपाई किया पूरा, तो उसने सारे होटल लॉज बहा दिए वहां से, और जितना भी नुकसान 2013 में हुआ है वो अनसेफ साइट्स पे हुआ है। नदी कभी भी इंक्रोचमेंट नहीं करती है, इंक्रोचमेंट मानव करता है, और जो उसके बाद जो होता है वो हम सब देख रहे हैं। नहीं, लेकिन कोई स्थिति सुधरी क्या उसके बाद 2013 के बाद में? 2013 के क्योंकि बाद तब भी ये सारी चीजें बताई गई थी, कुछ चीजें सुधरी क्या उसके बाद में? अब तो चार धाम जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, 10 मीटर तक के हाईवे की इजाजत दी गई है। आप लोग कह रहे थे कि 5.5 मीटर की इजाजत दीजिए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं 10 मीटर बना सकते हैं। वो भी काम चल रहा है। डायनामाइट से वहां पर बड़े बड़े पर्वत फोड़े जा रहे हैं, वहां पर टनलिंग चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, वो उस समय हम सब लोगों ने कहा था कि इतनी चौड़ी सड़क की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार की तरफ से डिफेंस का मामला आ जाता है, अब देश की रक्षा का जब सवाल आ जाता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के हम लोग भी जो झुक जाते हैं कि यहाँ पे चौड़ी सड़कें चाहिए होंगी। लेकिन अब सवाल ये है इकोलॉजी का। मैं आपने ये बात कह दी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी सेंसिटिव जोन में हरसिल के पास एक जगह झाला जंगला है, वहां पे सड़क चौड़ी की जानी है, और हम भी चाहते हैं कि संकरी सड़क है चौड़ी हो जाए। लेकिन वहां पे 6000 पेड़ों को चिन्हित किया गया है काटने के लिए, और परिवहन मंत्रालय ने वहां पे डॉक्टर हेमंत ध्यानी है पर्यावरणविद, उन्होंने जो है गडकरी जी से मिलकर के बात की कि भाई इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको डीपीआर देते हैं और आप हमें नई डीपीआर बना के दीजिए। तो डॉक्टर हेमंत ध्यानी और डॉक्टर नवीन जो है, जो पीआरएल में जियोलॉजिस्ट थे और उनका पूरा हिमालय में बहुत काम है, उन लोगों ने एक दूसरी पीआरएल भी बनाई और वो सरकार को सौंपी कि आप नदी की तरफ जो है एलिवेटेड रोड बनाइए, और कम से कम ये 6000 पेड़ जो है, क्योंकि उस पूरे इलाके में अगर कभी आप जाने का मौका मिला आपको, हम लोग तो गए हैं, तो वहां पे बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि पूर्व में भी यहाँ पे एवलांचेस आए हैं और ये एवलांचेस प्रोन जोन है। और जहां जिस धराली की आप बात जो डिफेंस की बात बार बार कही गई ना, मुझे जरा एक बात समझाइए, क्योंकि मुझे अब ये जो चर्चा है ना, ये जरा बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास भी ले जानी, क्योंकि वो सरकार और राजनीतिक पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे जरा एक बात समझाइए कि चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, अदालत ने तो कह दिया कि नहीं रास्ते बनाइए, डिफेंस का मामला है यहां पर, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, क्योंकि ये इलाका जो है जहां पर ये घटनाएं हुई है, ये तो बॉर्डर से, वहां तो आर्मी का कैंप लगा हुआ था। आज की स्थिति यह है कि सड़क के रास्ते आप वहां पर पहुंच भी नहीं सकते। जो सड़क बनाई गई है उस रास्ते से पहुंच भी नहीं सकते। आशुतोष मिश्रा थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कल रात से वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क बह गई है, वहां पर आप पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहां पर लैंडस्लाइड हो गई, और पहले ये इस रीजन की पहली घटना नहीं है ना। 1978 का फ्लड हमने देखा है, जब कनौड़िया गार्ड पूरी ब्लॉक हो गई थी, जोसेड़ा पूरा बह गया था। आज जोसेड़ा उसी जगह पे खड़ा है फिर से दोबारा। अभी आप बात कर रहे थे केदारनाथ डिजास्टर की, केदारनाथ डिजास्टर पे हम लोगों ने जो अनसेफ साइट्स बताई थी, आज वहां पे फिर जो है कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो ये सब चीजें जो है, होता क्या है कि जो एरिया नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आता, लोग कहते हैं यहाँ पे नक्शे पास नहीं कराने पड़ते, और जब नक्शे पास नहीं कराने पड़ते तो वो बना देते हैं। लेकिन सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा, और हम कोई मतलब पॉलिटिकल डिबेट के लिए यहाँ पे नहीं है। आपने एक तो समझता हूं मैं, हमको बुलाया है, तो हम अपनी बात उस हिसाब से रखेंगे। हम तो बात पूरी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि ये मैनमेड है, जिस तरीके से वहां पर काम चल रहे हैं उसके वजह से हो रहा है, या कई बार जो है ना, नैसर्गिक आपदा के नाम पर सब चीजें छुप जाती है। मुंबई में जब फ्लड्स आए थे तब कहा गया कि देखिए क्लाउड बस्ट हो गया,
नहीं, देखिए, 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो गई 1 घंटे के भीतर, इसके वजह से पानी भर गया। किसी ने इसके बारे में बात नहीं की कि किस तरीके से वहां पर निर्माण बन चुका है, अनियंत्रित पूरी तरीके से वहां पर चीजें बनाई गई और उसके वजह से पानी वहां से नहीं जा रहा है करके। हम बात उस चीज को लेकर कर रहे हैं सर। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक सबसे बड़ा, आजकल टेम्परेचर कितना वेरिएशन हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये 4000 मीटर की ऊंचाइयों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 4000 मीटर से ऊपर पूरी रिपोर्ट जो है क्लाइमेट चेंज पे जो है ये अवेलेबल है, जिसमें ये कहा गया है कि हिमालय में 4000 मीटर से ऊपर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका रेट ज्यादा है एज कंपेरेटिवली लोअर जोन के। तो अब ये एंथ्रोपोजन कार्बन डाइऑक्साइड तो जो हम लोग बढ़ाई है, हम लोगों ने बढ़ाई है। फॉरेस्ट फायर होते हैं 2021 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी और IIT रुड़की का एक अध्ययन बताता है कि जो कार्बन सूट्स हैं फॉरेस्ट फायर के बाद जो निकलते हैं वो ऐसे न्यूक्लियर्स बनाते हैं कि जो क्लाउड बस्ट को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है पर्टिकुलरली, ये अभी हम इसको क्लाउड बस्ट नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा है, वहां से अब तक हमारे पास ये तस्वीर आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जब तक हम उस एरिया में को देखते नहीं है, ये हवाई सर्वेक्षण के द्वारा या हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट जो हमारे पास हैं वो जब तक हमको नहीं बताते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम नहीं लगता, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सिस्टम, लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड अलर्ट कॉमन प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें केदारनाथ में जो हुआ उसके बाद में इस रीजन में लागू की गई, इसके दावे किए गए थे। अब हमको उसके बारे में भी जानना है कि क्या किसी को पता चल पाया, क्योंकि मैं उस वेबसाइट पे भी गया था, जो सरकार द्वारा वेबसाइट जो है उस पर भी मैंने जाकर देखने की कोशिश की, तो DRM ने उस पर दावे बहुत सारे किए हुए हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने वहां पर लगा के रखी हुई है, USDMA विथ स्टेट अलर्ट SEOC वहां पर लगा हुआ है, SDRF बिल्डिंग वहां पर लगाई जा चुकी है। तो तमाम दावे उस पर भी किए गए हैं, उसमें से कितने दावे सही साबित हुए उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जल्दी से डॉक्टर अंकित अग्रवाल हाइड्रोलॉजिस्ट है, IIT से जुड़े हुए हैं, कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। 2014 में उसमें से कई प्रोजेक्ट्स पर अदालत ने रोक भी लगाई थी और कहा था कि अब बस हुआ। 69 प्रोजेक्ट्स इस पूरे इलाके में बनने वाले थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स पर रोक भी लगा दी गई थी। अब ये डिजास्टर के बाद आगे क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए वहां पर? Thanks. Before I start and go to your question, I would just like to go with what Dr. Dobal and Professor Sundrial mentioned. I would like to comment on this. They very rightly mentioned the right point. सर आप हिंदी में प्लीज बात करिए। अच्छा, अगर आप हिंदी में बताएंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। सो डॉक्टर दोबाल और प्रोफेसर सुंदरियाल ने बताया कि एक संभावना, एक अनुमान हो सकता है कि ऊपर लेक बन गई हो, वो बस्ट हुई हो और ग्लेशियर बस्ट का केस हो सकता है। ये बहुत सही बताया। और जो डॉक्टर दोबाल ने बोला कि जिस हिसाब से 9,000 मीटर की हाइट है, फीट की हाइट है, तो हो सकता है क्लाउड बस्ट ना हो। बहुत सही पॉइंट इन्होंने डॉक्टर दोबाल ने रेज किया है। लेकिन जो क्लाउड बस्ट है वो सिर्फ हाइट से लिंक नहीं है, वहाँ मॉइस्चर, कन्वर्जेंस, लोकल प्रोसेसेस मैटर करते हैं। और जो प्रोफेसर सुंदरियाल ने कहा कि हाई सैटेलाइट रिजोल्यूशन से इमेजेस आ जानी चाहिए थी, सो मैं ये कहना चाहूंगा ये इमेजेस आ चुकी है, IMD की ब्रीफिंग हो चुकी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया है। इवन हमारा एनालिसिस बोलता है 300 mm, कल 5 अगस्त को 300 mm, टोटल 300 mm बारिश हुई है 24 घंटे में। और अगर हम जिस 1 घंटे की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्लाउड बस्ट बोले या एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल बोले, अगर क्लाउड बस्ट नहीं बोलना है, हम अतिवृष्टि बोले उसको, तो 170 से 180 mm बारिश वहां पे हुई है 1 घंटे में। सो सर्टेनली अगर हम एक अपने इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कोड, जो उनका एक ऑफिशियल कोड है, जो नेशनल कोड है, उसे रेफर करें, सो हम इसे क्लाउड बस्ट कह सकते हैं। नहीं कहना है तो हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज क्लाउड बस्ट इज नथिंग बट दी रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल। उसके बाद में चलता हूं, जो आपने पॉइंट अभी रेज किया, क्या जो वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या वो चलने चाहिए? अगर आप देखें तो ये फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड मीन्स बहुत पानी आया है या बारिश हुई है, पानी आया है, उस पानी को अगर हमें ऑप्टिमम यूज करना है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम मानसून की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉन मानसून मंथ्स की भी बात कर रहे हैं जहां पानी नहीं होगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन की, बिकॉज ये रीजन एक फ्रेजाइल डोमेन है, बहुत यंग माउंटेन्स हैं, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, इसे
प्रिजर्व करना हमारा काम है, हमारा ध्येय भी है। और ये सारे प्रोजेक्ट जितना मैं कहूँगा, जितनी हम इन्वॉल्व हैं, मीटिंग में बात कर रहे हैं, सारे सस्टेनेबिलिटी को हम स्कोर में रखते हुए, बिल्कुल मुद्दे में रखते हुए हम बात कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आप डॉक्टर प्रोफेसर सुंदरियाल ने टच किया पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग ना, तो अगर मैं उस पे जाऊं तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और सर ने एक पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया, 4000 मीटर से ऊपर टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, आईपीसीसी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सो अगर उन चीजों से लिंक किया जाए तो ये जो मुद्दे हैं, जो क्लाउड बस्ट है, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये बढ़ेंगे। अगर पानी बढ़ रहा है, वाटर यील्ड बढ़ रही है इस एरिया में, सो ये इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस रीजन के लिए। हमारा काम है कि हम सस्टेनेबिलिटी को कोर में, हम ये मेक श्योर करें कि हमारे जो फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम है, जो हम उसकी फ्रेजिलिटी का पूरा कंसिडरेशन रखें। पर विकास इस एरिया में बहुत बहुत जरूरी है, नाजुक है, बिल्कुल जरूरी है सर, पर हमारा जो है इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर अंकित अग्रवाल, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा इसमें छेड़ा हुआ है। आपका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है और इसके सामने कई बार हम कितनी भी कोशिश करें उसके सामने वो कम ही साबित हो सकती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि जरा आंकड़े लोगों के सामने हम रखें, क्या उत्तराखंड में खास करके उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स जो हो रही है, और खास करके बारिश के मौसम में ये ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, उस पर जो रिपोर्ट आई हुई है, और ये डेटा इसरो के तरफ से दिया गया था, जो सैटेलाइट इमेजिनरी है और बाकी सारी चीजों के मदद से ये डेटा दिया गया था। जरा वो डेटा पर एक बार नजर डाल देते हैं हम लोग। वो डेटा अगर हम दिखाएंगे स्क्रीन पर तो काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए 216 लैंडस्लाइड 2018 में देखी गई थी, 2019 में 254 लैंडस्लाइड्स देखी गई थी, 2020 में 328 लैंडस्लाइड्स, 2021 में 354, 2022 में 245। तो एक पैटर्न नजर आता है हमको कि हर साल करीब करीब उतनी ही संख्या में लैंडस्लाइड देखी गई है। लेकिन 2023 में देखिए 1100 लैंडस्लाइड्स 2023 में। यह बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है डॉक्टर अग्रवाल। ये लैंडस्लाइड अचानक कैसे बढ़ रही है? चलिए मैं मानता हूं कि आज की स्थिति में इसका आकलन तो हम इस तरीके से कर ले, लेकिन आप नंबर देखिए ना, अचानक उसमें जंप यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं इस बारे में। ये बहुत दुखद है कि इतनी लैंडस्लाइड हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर से, अगर लैंडस्लाइड की जब आप बात करते हैं, अगर डॉक्टर डोभाल और प्रोफेसर सुंदरियाल जियोलॉजिस्ट हैं, दो तरह से लैंडस्लाइड अगर हम स्टडी करते हैं, वो होता है रेनफॉल इंड्यूस, बारिश से जो रेनफॉल लैंडस्लाइड होती है, या फिर सीस्मिक, या फिर अपन उसे बोलते हैं अर्थक्वेक इंड्यूस। जो लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि क्लाउड बस्ट, ये तो हमने भी प्रूव किया है कि नंबर ऑफ क्लाउड बस्ट या फिर नंबर ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल बात करें आज की तारीख में, ये बढ़ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हुई है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी डबल हुई है तो लैंडस्लाइड इज नथिंग बट दी बेसिकली ट्रिगर्ड बाय दी हैवी रेनफॉल व्हिच इज द इंपैक्ट। सो ये हो रहा है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये आंकड़े सही हैं। लेकिन अगर हम अब बात करते हैं कॉज, जो कि रेनफॉल है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से लिंक है। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो सर ने अभी पॉइंट रेज किया था डॉक्टर डोभाल ने, कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों क्लाउड बस्ट हो गया, आप इसमें एक मुद्दा हम जो नहीं टच कर रहे हैं, अभी मानसून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिसे हम बोलते हैं भारतीय मानसून, है ना। लेकिन एक और चीज इस एरिया में बहुत प्रोमिनेंट है, वो है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आया करते हैं और ब्रिंग लॉट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल। अगर आप हम देखें, स्टडी करें, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ प्रेजेंट है आज 5 अगस्त को। और अगर ये पश्चिमी विक्षोभ प्रेजेंट होता है तो बेसिकली इट्स नथिंग बट अ ड्राई एयर, विच बेसिकली साइंटिफिक में देखें तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रह सकता है, जिसकी अभी पुष्टि हमें करनी है। पर ये दोनों चीजों का एक साथ आना, whenever it will come, this situation will occur। और यही केस 2013 में भी देखा गया था। अगर 2023 में हिमाचल में जो हुआ था, उसमें भी पश्चिमी विक्षोभ पैटर्न तो रिपीट हो रहा है ना, पैटर्न रिपीट हो रहा है ना कहीं ना कहीं डॉक्टर अग्रवाल, पैटर्न रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। और उसके साथ साथ आंकड़े भी कई सारी चीजें बता रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पैटर्न बताया ना कि जब जब वहां पर लैंडस्लाइड हुई है, वो लैंडस्लाइड्स का नंबर्स करीब करीब सेम नजर आ रहा था। 2023 में 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना। यही तो बात है ना कहीं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट जरूरी है, उस डेवलपमेंट के होते हुए बाकी इकोलॉजिकल
बैलेंस होना भी कहीं ना कहीं जरूरी है, ऐसा नहीं आप मानते? आपको नहीं लगता कि इसके बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना होगा? जो जोशीमठ में हमने देखा, बाकी जगह पर हमने कई बार देखा इस पूरे मामले को लेकर। आपने सही मुद्दा उठाया। जब भी मैंने कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी हमारा मेनली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या फिर हमारे डेवलपमेंट है, उसके कोर में सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एवरीथिंग हैज टू बी अकाउंटेबल। पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसकी हम चर्चा पे नहीं कर रहे। सो उसके कोर में इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक रीजनल नहीं है, वो एक ग्लोबल पैटर्न है। इफ दिस इज द केस, दिस नंबर विल अकर। उम्मीद वही है। सतीश लखेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की स्थिति में। जो मैंने आपको दिखाया कि डीआरएम, मैं वेबसाइट पर वहां पर गया था, मैंने वहां पर देख रहा हूं मैं कि कहा गया था कि कई सारी चीजों का वहां पर लिखा गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में वहां पर लिखा गया है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में वहां पर लिखा गया है, लेकिन लगता नहीं है कि वो सारी चीजें काम हो पाई है। डॉक्टर अग्रवाल की बात मान भी ले कि 170 से 180 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ 1 घंटे के भीतर, और पूरे दिन में करीब करीब 300 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है, लेकिन बारिश जैसे जैसे बढ़ने लगी कोई तो सिस्टम आपकी एक्टिवेट हुई होगी। क्या ये सिस्टम एक्टिवेट हो पाई है? आपको नहीं लगता कि अब इस पर काम करना चाहिए? क्योंकि कई सारी चीजें तो आप रोकेंगे नहीं, कम से कम इस पर तो काम होना चाहिए। सतीश लखेरा। साहिल जी, जो सरकार का तंत्र है वो तो लगातार काम कर ही रहा है, मगर जिस तरीके से ये वैज्ञानिक गण यहाँ बैठे हैं, अचानक बादल फटने की घटनाएं अचानक जो बढ़ी हैं उत्तराखंड में, क्योंकि जितने भी शहर बसे हुए सदियों से बसे हुए, जब से 4 धाम यात्राएं चल रही हैं, और वे लोग नदी के किनारे बसने वाले लोग नदी का स्वभाव जानते हैं कि किस हद तक वो बढ़ती है, उस हद से वो सदियों से बसे हुए। मगर अचानक जब से हमारे ये केदारनाथ की आपदा हुई हो, या जो अभी ऋषिगंगा की बात की डोभाल साहब ने, या जो कल का फ्लड आया है, ये अचानक ग्लेशियर के टूटने से या बादल के फटने से स्वाभाविक रूप से जब मलबा आएगा तो आसपास की आबादी को है। और ये भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कई लोगों ने नदी के नजदीक जा करके, और क्योंकि उनकी अपनी संपत्तियां हैं, वो दर्ज है, उनकी भूमि है, और उन्होंने रोजगार को लेकर के, यात्री आ रहे हैं, सालों से बारिश नहीं हुई है, या इस नदी अगर आती है तो यहाँ तक आती है, उसकी लिमिट है, इस तरीके से पूरे शहर बसे हुए हैं। मगर कल की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक सरकार का पक्ष है, केंद्र से और राज्य से पूरी सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी अपने तिरुपति का दौरा छोड़ के इस समय ग्राउंड जीरो पे है, रेस्क्यू कर रहे हैं। आपने सिलक्यारा में भी देखा होगा, वहीं पे खड़े थे। आईटीबीपी लगी हुई है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, और उसके अलावा बीआरओ की टीम लगी हुई है, रास्ता बना रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का 100 किलोमीटर का एरिया है। मैं अभी राजेंद्र सिंह जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो मैगसेसे अवार्ड विनर है 2007 से। वो कह रहे हैं कि देवभूमि में जरा संभल कर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कितने टूरिस्ट वहां पर आते हैं, अगर यात्री भी आते हैं तो कितने आने चाहिए, उस पर भी ध्यान रखना काफी जरूरी है। क्योंकि ये पूरी जो धरती है वहां पर, उसको लेकर उनको चिंता थी, उनको लग रहा था कि इकोलॉजी को लेकर ध्यान नहीं बरता जा रहा है। 2007 से वो इसके बारे में कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि टूरिस्टों की संख्या लाखों में पहुंच गई है वहां पर। आपकी बात वो दूसरी बात कह रहे हैं कि गंगा को माई कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो तो कमाई के लिए हो रहे हैं। माई का इस्तेमाल कमाई के लिए हो रहा है। कमाई होनी चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस तरीके के हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 1100 लैंडस्लाइड्स 2023 में, 3 गुना लैंडस्लाइड्स बढ़ गई वहां पर। देखिए, जो उत्तरकाशी से गंगोत्री का 100 किलोमीटर का एरिया है, जिसपे ऑल वेदर रोड बननी थी, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद भी एनजीटी ने नहीं बननी थी, तो आज रुका हुआ है काम। केवल पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर हमारी राज्य सरकारों ने 3 बड़ी योजनाएं, पाला मनीरी, लोहारी नागपाला और भैरव घाटी, 3 जल विद्युत परियोजनाएं बंद कर दी, जिसमें कि टनल बन चुकी थी, टरबाइन लगने वाली थी और विद्युत उत्पादन होने वाला था। आज केदारनाथ का जो नया निर्माण हुआ है वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, आने वाली आपदाओं को दिमाग में रख के हो रहा है। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बन रहा है, वो इन्हीं चिंताओं को लेकर बन रहा है कि कोई किसी भी तरह की अगर आपदा आएगी तो कम से कम जो हमारे स्तर की, मानवीय स्तर की जो चिंताएं होती हैं, उन सब का ध्यान दिया जा रहा है। और आज उम्मीद है कि सड़क के रास्ते रेस्क्यू चल रहा है, दराली तक पहुंचा जाए, क्योंकि अभी तक हमारे संवाददाता वहां पर नहीं पहुंच पाए, और वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि सड़क के रास्ते से पहुंचना नामुमकिन है वहां पर। क्या आपको लगता है कि जो उत्तराखंड में हो रहा है वो सही हो रहा है? आपकी पार्टी की क्या राय है? मैं आता हूं आपके पास।
नहीं, बिल्कुल नहीं साहिल जी। कहने को आप कह लीजिए कि ये विडंबना ही है हमारे प्रदेश की कि हम रहने को तो स्वर्ग में रह रहे हैं, लेकिन जीवन हमारा नर्क से भी बदतर हो रखा है। जो उत्तराखंड वासी हैं या हमारे जैसे जो और पर्वतीय राज्य हैं, उनके लोग हमेशा आतंकित और आशंकित ही रहते हैं कि कौन सी अप्रिय घटना, कौन सी आपदा, कौन सी त्रासदी से हमें दो चार होना पड़ेगा। अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूं तो रेहड़ी तपोवन की आपदा का यहाँ पर जिक्र हुआ है, हमारे एक्सपर्ट्स ने किया है। उसके बाद आपने सिलक्यारा टनल हादसा देखा, जहां कितने दिनों तक मजदूर 40 से 41 मजदूर फंसे हुए थे। उसके अलावा आपने जोशीमठ भू धंसाव सुना। तो कहीं ना कहीं ये जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जिस तरह से नदियों में अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, जिस तरह से यात्रियों की और वाहनों की संख्या पर कोई रोक टोक नहीं है, और जिस तरह से विकास की एक अंधी दौड़ दिखाई पड़ रही है, वो कम से कम जानों की कीमत पर तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो विनाशकारी ज्यादा साबित हो। अभी आप देखिए कि किस तरह से वहां बताया आपके रिपोर्टर ने कि सड़क मार्ग ध्वस्त हो गया। ये सुबह 4-5 बजे हम लोगों को पता चल गया था कि भटवाड़ी से धराली जाने के लिए जो रोडवे है वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है। और फिर बाद में ये भी पता चला कि रसद या राहत कोई भी सामग्री वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, रेस्क्यू टीम्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अगर ये हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे भी तो आप सोचिए जो घायलों को तुरंत उपचार चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए। ये सीधी ताजा तस्वीरें हम वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही की एक सीधी ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धराली के यहाँ पर बचाव कार्य नहीं पहुंच पा रहा है। जिस तरीके से फ्लड्स हुआ है, जिस तरीके से जमीन धंस गई है वहां पर, जिसके वजह से वहां पर मदद कार्य नहीं पहुंच पा रहा है, लोग नहीं वहां पर पहुंच पा रहे हैं। अभी तक यह आंकड़ा नहीं हो पाया है कि आखिरकार कितने लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं। कई बार इस बारे में रिपोर्ट्स भी दी जा चुकी है, मदद कार्य करने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष भी इसके बारे में जानकारी दे रहे थे और तमाम जो साइंटिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है और बाकी लोगों से भी हमने इसी के बारे में चर्चा की। उम्मीद इसी बात को लेकर है कि हर बार हर हादसा आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। इस हादसे से कौन क्या सीखता है उस पर भी नजर रखना काफी जरूरी होगा।